नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। सुबह के 10 बजे हैं और आप जानते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। अमेरिका की तरफ से किए गए एयर स्ट्राइक से जुड़ी, इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसके मायने समझेंगे और साथ ही पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में बात होगी। क्यों आतंक के सारे तार पाकिस्तान से जुड़ जाते हैं, इसी पर बात हम करेंगे। अमेरिका ने काबुल हमले के 36 घंटे के अंदर ISIS से अपना बदला ले लिया है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। काबुल ब्लास्ट के जवाब में अमेरिकी सेना ने नांगरहार प्रांत में ISIS के ठिकानों पर हवाई हमले किए। दावा है कि अमेरिकी सेना ने काबुल ब्लास्ट के साजिशकर्ता को भी ढेर कर दिया है। काबुल हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो कहा था उसे पूरा कर दिखाया। एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से लोगों को हटने के लिए कहा है। अमेरिका को आशंका है कि काबुल एयरपोर्ट पर फिर से आतंकी हमला हो सकता है। वहीं काबुल ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या अब 200 से ज्यादा हो गई है। तो 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ और आज अमेरिका ने उसे हमले के साजिशकर्ता को मार दिया है। ये बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जो बाइडेन ने कहा था कि किसी भी सूरत में साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा, अपने तरीके से जवाब अमेरिका लेगा। इस हमले का 13 कमांडर्स का मारा जाना ये कबूल नहीं है। जो बाइडेन के ये साफ शब्द। अमेरिका भले ही दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है, लेकिन तालिबानी हुकूमत के कब्जा होने के बाद भारत के दुश्मनों ने मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। जैश सरगना, ये बहुत बड़ी खबर है, जैश सरगना आतंकी मसूद अजहर ने कंधार में तालिबान सरगना मुल्ला ब्रादर से मुलाकात की और कश्मीर में हमला तेज करने के लिए मदद मांगी है। आतंकी सरगना मसूद ने तालिबान से मदद मांगी है और भारत के खिलाफ कश्मीर में हमले के लिए यह मदद मांगी गई है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर कंधार में तालिबान सरगना मुल्ला ब्रादर से मिला था, उसने मुलाकात की थी और इसी के बाद से, क्योंकि मुल्ला ब्रदर जो ये कहता हुआ नजर आया था कि वो सबसे एक भाईचारे वाले संबंध चाहता है, कोई आतंकी संगठन नहीं है और हम ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत में शांति बनाए रखें और व्यापारिक संबंधों को बनाए रखें। आप सोचिए ये कितनी बड़ी साजिश है जो पीठ पीछे चल रही है। आतंक के आका मसूद मुल्ला क्या भाई भाई हैं? सवाल ये है। पाकिस्तान तालिबान गठजोड़ पर स्ट्राइक आखिर कब होगी, ये भी सवाल है। काबुल का बदला पूरा, आतंक का अध्याय अधूरा। आतंक परवार, मददगारों का कब होगा संहार? आतंक का संपूर्ण विनाश कब होगा, जिसे लेकर एक हो चुका भारत ये कहता है पहले कदम बढ़ाते हुए, चाहे UNSC हो या फिर G7 हो या फिर और कोई अंतर्राष्ट्रीय बड़ा मंच, भारत ने हमेशा पहल की है और ये साफ कर दिया कि अब ये मौका है जब सभी सुपर पावर यानी जितने भी देश हैं एकजुट हो जाएं, क्योंकि आतंक के खिलाफ प्रहार एकजुटता से ही हो सकता है। मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है, एक्सपर्ट है मेरे साथ। आपका परिचय करवा देती हूँ। अशोक सज्जनहार हैं, पूर्व राजनयिक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रिटायर विशेषज्ञ के तौर पर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ हैं। मेजर जनरल DP सिन्हा, रिटायर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ हैं और मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला को आप देख रहे हैं, वो जुड़ चुके हैं। आप वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। मनीष, सबसे पहले इस एयर स्ट्राइक को लेकर और क्या अपडेट आई है? क्या किसकी, जो ये कहा गया कि जो ISIS का सरगना था जो प्लानिंग कर रहा था ISIS का, उसके मारे जाने की खबर है, ये कितनी पुख्ता है? इस पे एक और जानकारी आप बताइए, जो भी डिटेल हो वो बताइए। देखिए पयोधी, गुड मॉर्निंग आपको। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो US की तरफ से स्टेटमेंट आया है पेंटागन की तरफ से कि उन्होंने अफगानिस्तान के नांगरहार एरिया में ड्रोन से अटैक किया है और उनके हिसाब से उन्होंने एक जो उसका मास्टरमाइंड है उसको मार गिराया है। हम सभी ये सिर्फ एक गेस कर रहे हैं क्योंकि अभी कोई ऑफिशियली US ने नहीं बताया है कि किसको उन्होंने मारा है, लेकिन ऐसा ये माना जा रहा है कि असलम फारूकी जो ISKP, जो ISIS का जो अफगानिस्तान विंग है उसको हम ISKP बोलते हैं, इस्लामिक स्टेट खुरासान, उसके वो हेड को उन्होंने मारा है। असलम फारूकी पाकिस्तानी नागरिक है और वो पहले लश्कर तैयबा और तहरीक तालिबान से जुड़ा रहा है। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो पिछले साल उसको अरेस्ट किया था अफगानिस्तान फोर्सेस ने, क्योंकि वो कई हमलों में शामिल रहा था और बड़ी कार्रवाई की थी अफगानिस्तान फोर्सेस ने नांगरहार में। ये काबुल में जो गुरुद्वारा अटैक हुआ था लास्ट ईयर में, उसकी भी प्लानिंग में शामिल था, जिसमें उसने केरल के एक युवक का यूज इस्तेमाल किया था सुसाइड बॉम्बर के तौर पर। अब US
अगर जो स्ट्राइक की अगर बात किया जाए, देखिए यूएस पे काफी प्रेशर था, क्योंकि लगातार एक तो तालिबान के साथ उन्होंने जिस तरीके से सरकार बनवाई, उस पर जो बाइडेन के ऊपर सवाल उठ रहे थे। दूसरी बड़ी बात कि यूएस के ऊपर ये प्रेशर था कि जो मरीन्स मारे गए 13, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो बाइडेन को लग रहा था कि अब दुनिया उनके ऊपर एक सवाल उठा रही है, सुपर पावर पे क्वेश्चन उठ रहा है, ये एयर स्ट्राइक कर दी गई। लेकिन हमें बहुत ज्यादा इसको लेकर खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एयर स्ट्राइक से मान लीजिए आपने 1 या 2 टेररिस्ट को मार भी दिया, ये हजारों आईएसआईएस के आतंकियों का गढ़ है। और जब तक ग्राउंड फोर्सेस वहां उतर के ऑपरेशन नहीं करती, तो बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये एक तरीके से उन्होंने अपना जो प्रेशर है उसको शिफ्ट किया है। अब इंतजार हम सभी कर रहे हैं कि कुछ तस्वीरें आए कि उन्होंने किसको मारा, कुछ नाम आए जो अभी तक यूएस की तरफ से नहीं बताए गए हैं। ठीक है, और किसी भी तरह के नतीजे पर पहुंचना भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगर इतना बड़ा कदम उठाया गया है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद मनीष इस बात का जिक्र किया था कि हम अपने तरीके से बदला लेंगे, तो थोड़ी और ब्रीफिंग के लिए हमें इंतजार करना होगा। मनीष, आपके पास मैं आऊंगी, आप बने रहिएगा इस चर्चा में। अशोक सज्जनहार सर, सबसे बड़ी बात ये कि अमेरिका ने तो जो कहा वो कर दिखाया, इस पर और जो अपडेट आती रहेगी उसके जरिए मैं आपसे और जानकारी लूंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रादर और मसूद अजहर की मुलाकात, जब ब्रादर कंधार आया था पहली बार, उसी वक्त ये कहा गया था कि वो काबुल ना जाकर, तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी ना जाकर कंधार आता है, वो कंधार जहां से उसने अपने संगठन की शुरुआत की थी। ये मंशा तो उसी वक्त उसकी जाहिर हो गई थी। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुल्ला बरादर जब यहाँ पर आया था, आपको ये भी मालूम है, जो 2010 से लेकर 2018 तक मुल्ला बरादर को पाकिस्तान ने अपनी कस्टडी में रखा था, क्योंकि वो समझ रहे थे जो मुल्ला बरादर डायरेक्ट कांटेक्ट बनाने का प्रयास कर रहा है हामिद करजाई, जो उस समय राष्ट्रपति थे, और ये उनके कहने पर, अमेरिका के कहने पर उसने उसको छोड़ा था 2018 में, जिससे कि वो जो नेगोशिएशन कर रहे थे दोहा में, वहाँ पर नेगोशिएशंस में वो आए। क्योंकि जो मुल्ला बरादर का फेस है, ग्लोबल फेस, इंटरनेशनल फेस, वो बड़ा प्लेजेंट फेस है, और वो जो वही कहता है जो कि वो समझते हैं जो दुनिया सुनना चाहती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, 17 को हुआ, 24 को हुआ, तालिबान ने, उन्होंने सब वही बातें कही है जो दुनिया सुनना चाहती है। अब आपने मसूद अजहर की और उसकी मुलाकात की बात की है, तो ये बिल्कुल ही, मैं इसे कहूँगा, बड़ा ओमिनस साइन है ऑन द होराइजन, जो पहले से मालूम था हमें। जो वहाँ पर लश्कर भी, अफगानिस्तान में लश्कर को भी छोड़ा गया है, जैश को भी छोड़ा गया है, वो भी तालिबान के साथ लड़ रहे हैं, उनके साथ जो भी, चाहे घनी सरकार के विरुद्ध या फिर अमेरिकन फोर्सेस के विरुद्ध वहाँ पर लड़ रहे हैं। तो ये अब आए हैं, मौलाना मसूद अजहर, इनसे मुलाकात की है उसने, और फिर उन्होंने भारत के विरुद्ध जम्मू कश्मीर में और कहीं भी कोई ना कोई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए उन्होंने उसकी सहायता मांगी है। पर दो चीजें मैं इसमें कहना चाहूंगा, बहुत छोटी। एक तो तालिबान ने कहा है जो कश्मीर का मसला है, कश्मीर का मामला है, ये भारत का अंदरूनी मामला है और इसके ऊपर हम कुछ वो नहीं टिप्पणी करना चाहते, कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते। दूसरा, तालिबान ने ये भी कहा है जो भारत ने वहां पर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं या छोटे प्रोजेक्ट बनाए हैं, ये बड़े अच्छे हैं, क्योंकि ये अफगान लोगों के फायदे के लिए, और हम चाहते हैं जो भारत ऐसा काम करता रहे। परंतु मैं मानता हूं जो तालिबान के कहने और करने में बहुत अंतर है। उनका जो कहा गया है उसको फेस वैल्यू पर हम नहीं ले सकते हैं, तो हमें इससे सतर्क होना चाहिए। बिल्कुल तालिबान ने तो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था ना कि महिलाओं को अधिकार दिए जाएंगे, जो वहां की आवाम है किसी भी तरह से उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बदल गए, वहां पर ब्यूटी पार्लर जो खुले हैं वहां पर महिलाओं की तस्वीर लगी थी, उस पर कालिख पोत दी उन्होंने कि, और ये बताने की कोशिश की कि बुरखे से आप बाहर नहीं निकलेंगे। तो अब ब्रादर के साथ मसूद अजहर की मुलाकात, और काबुल में जैश ए मोहम्मद का आतंकी खुलेआम घूमकर लोगों से मिलकर सहयोग मांग रहा है, इससे बड़ा उदाहरण इसका और क्या हो सकता है। मैं आऊंगी गुरमीत सिंह आपके पास, लेकिन उससे पहले हम ये भी बताते चले कि जो बाइडेन ने क्या कहा था जब काबुल में 5 सिलसिलेवार ब्लास्ट हुए, कैसे उन्होंने ये चेतावनी दी थी, एक बार सुनिए। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, वी विल नॉट फॉरगेट, ये कहा था जो बाइडेन ने, और देखिए 36 घंटे के अंदर
वो कर दिखाया जिसकी चेतावनी उन्होंने दी थी। रियाजी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा था कि वी विल हंट यू डाउन, विल मेक यू पे, और उसी का जो प्रमाण दिया है 36 घंटे के अंदर में, एक अनमैन्ड ड्रोन के सहारे, रीपर ड्रोन के सहारे, एक ओवर द हॉरिजन, मतलब कि इसको लॉन्च किया होगा उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से। और इस जो ISIS का जो प्लानर था, जिसने काबुल एयरपोर्ट का हमले की प्लानिंग की थी, और देखिए बड़ी बात यह है प्रयादी जी कि ये नंगारहार में किया है। अगर आप नंगारहार का ज्योग्राफी देखें तो ये काबुल और पेशावर के बीच में है, ये जलालाबाद का इलाका है और ये तोरा बोरा का इलाका है, जहां पर पहले भी IS खुरासन जो है उनका एक गढ़ सा रहा है। और अभी की अगर स्थिति देखें तो जो ISI खुरासन है, इसका अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट पे काफी प्रभाव रहा है, लेकिन ये जो पाकिस्तान के एकदम सरहदी इलाके के पास में किया है, इसका एक बहुत बड़ा मायना है। और दूसरी बात यह है कि एक चलती हुई गाड़ी के ऊपर में एक स्पेसिफिक टारगेट को प्लान किया है। ये रिटेलिएशन था, ये एक प्यूनिटिव रिटेलिएशन था, यानी कि एक सजा देने के लिए था और बिल्कुल प्रिसीजन से किया गया। देखिए, इससे एक बात पक्की है कि ये जो एक उदाहरण दिया है कि जो टेररिज्म है उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और ये मैं कहता हूं ये अच्छा रुख है, ये अच्छा डिसीजन है और एक प्रोएक्टिव तरीके से किया गया है। जिस प्रकार से अभी टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन और जिस प्रकार से ये थ्रेट्स बढ़ी हैं, मेरे को लगता है कि इस वातावरण के अंदर में ये बिल्कुल ठीक फैसला था। अगर आप अपना ख्याल बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल एयर स्ट्राइक पे ले जाए, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर ले जाए, तो यही एक तरीका है टेररिज्म का। और जो आपने अभी बात की है कि जो मसूद अजहर और मुल्ला बरादर के बीच में जो मीटिंग हुई है, देखिए ये जो साजिशों का, ये जो नापाक गठबंधनों का दौर चलता रहेगा। अभी जो पूरे विश्व के लिए एक टेररिज्म, एक रेडिकलाइजेशन का चुनौती है, ये सबसे बड़ी चुनौती विश्व के सामने में खड़ी है। और मैं कहूंगा जिस प्रकार से अभी अफगानिस्तान के अंदर में $85 बिलियन के वेपन आए हैं, जिस प्रकार 13 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको कि पाकिस्तान कैसे आतंक के सारे तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, क्योंकि मसूद अजहर की ब्रदर से मुलाकात, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा, ISIS के ये सारे आतंकी संगठनों का जिक्र जब हो रहा है तो सीधे पाकिस्तान तक इसके तार हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अब उन्हें एक और सरजमी मिल रही है अफगानिस्तान की, जहां पर वो अपने पैर पसार सकते हैं, संगठन को मजबूत कर सकते हैं। अब चर्चा का मुद्दा ये बन गया है। लेकिन मेजर जनरल SP सिन्हा, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन से आपने कई बार इस बारे में बताया कि पाकिस्तान को हम कैसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। इस दौरान ये डाइवर्ट करने की बात है, तालिबान पर फोकस कर देना, हम पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं चाहती हूं ये बातें आप जोड़कर बताएं। अमेरिका की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक, ये कितना बड़ा संदेश है? क्या इसको हम पाकिस्तान के लिए भी संदेश माने, इससे जोड़कर देखें? और दूसरी बात ये कि जो आतंकी संगठन तालिबान को एक मुफीद जगह समझ रहे हैं कश्मीर पर अपनी रणनीति बनाने के लिए, क्या ये मुमकिन है? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका ने जो कदम लिया और जिसमें कुछ ISI खुरासान के आतंकियों को मारा है, ये बहुत छोटा कदम है। क्या ISIS की संख्या 5, 10, 20 ही है? जहां से वो बिल से चूहे निकल के आते हैं, पहले बिल को तो डिस्ट्रॉय करो, बिल का तो खात्मा करो, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जुलाई 2021 में जनरल बाजवा और ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने ब्रीफिंग दिया था पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन के लिए, और क्या कहा गया कि TTP और अफगानिस्तान तालिबान आर 2 फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। एक कॉइन के 2 फेस हैं। इसका मतलब है कि TTP डिसोन नहीं कर सकता अफगानिस्तान तालिबान को, और अफगान तालिबान TTP को डिसोन नहीं कर सकता। तो ये दोनों मिली भगत है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आतंक का मुखिया कौन है? आतंक का मुखिया है पाकिस्तान। बार बार अमेरिका बेवकूफ़ क्यों बनता है? जब दोहा में एग्रीमेंट क्यों अमेरिका ऑनर कर रहा है? उसमें एग्रीमेंट में क्या हुआ था? एग्रीमेंट में हुआ था कि
अफगानिस्तान तालिबान अलकायदा को से दूरी बनाएगा और अमेरिकन एसेट्स को सेफ रखेगा, यही बात हुई थी, इसी बिंदु पे साइन हुआ था। और ज़मीनी स्तर पे क्या हुआ? देखिए, जो भी जितने आतंकवादी संगठन हैं वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अब तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक और स्ट्रेटजी है पाकिस्तान का, जनरल बाजवा ने और ISI का जो मैं कॉन्फिडेंशियल अप्रोच बताता हूँ, वो अप्रोच है कि ISI जानती है कि वो 100% तालिबान पे विश्वास नहीं कर सकती, तो उसने ISIS को पैरेलल खड़ा कर रखा है। और वो बिल्ली वाली जो बंदर वाली रोटी बांट का खेल है, वो पाकिस्तान ISI खेल रही है। यदि तालिबान, मैं रिपीट करता हूं, यदि तालिबान ने पाकिस्तान को धोखा दिया तो ISI इसको इस्तेमाल करेगा तालिबान के खिलाफ। पाकिस्तान की ये रणनीति है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जो ISIS, जो मसूद अजहर जो जैश ए मोहम्मद के बॉस हैं, वो जो मिलते हैं बरादर से, उसका क्या माने है? उसका माने बहुत साफ है। पाकिस्तान बहुत चालाकी से इन आतंकवादियों को, हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद के चीफ को, इस सबको अपना देश से निकाल के उसको बेच दे देगा अफगानिस्तान में, और FATF को बोलेगा कि हमने तो देश से निकाल दिया, अब हमको ग्रे लिस्ट से हटाओ। तो ये चालाकी है, मतलब दोनों हाथ में लड्डू, चित भी तुम्हारा, पट भी हमारा। FATF से भी हटा दो और आतंकवाद को भी हम सपोर्ट करते रहे हैं। अब मैं आता हूं, मुझे 1 मिनट और दीजिए। अब मैं आता हूं बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे। जब आर्टिकल 317 हटा था तो 35 रिप्रेजेंटेटिव यूरोपियन यूनियन से जम्मू एंड कश्मीर में देखने आए थे कि ह्यूमन राइट्स इशू का क्या वैल्यूएशन है। आज क्यों नहीं अफगानिस्तान जा रहे हैं? क्यों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो देश चुप है? जब वाजपेयी जी ने CCIT के आतंकवाद के बारे में 1996 में चर्चा की थी, क्या हरकत हुआ? क्यों नहीं यूनाइटेड नेशंस ने पीस कीपिंग फोर्स भेजा अफगानिस्तान में? क्यों यूनाइटेड नेशंस ने नहीं कहा कि तालिबान जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और पावर जो कैप्चर हुआ है वो गैर कानूनी है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सुओ मोटो तालिबान की हरकत का क्यों नहीं रिकॉग्निशन लेता है? क्यों नहीं जजमेंट पास करता है? हाफिज सईद, जिसको यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबल आतंकी घोषित किया है, क्यों खुलेआम घूम रहा है? FATF इस बात का रिकॉग्निशन, कॉग्निजेंस क्यों नहीं लेता है? जी, यूनाइटेड नेशन धृतराष्ट्र के रूप में क्यों चुपचाप बैठा है? यूनाइटेड नेशन का रोल क्या है? सर, कुल मिलाकर जो समझ में आ रहा है, क्या अकाउंटेबिलिटी है? अभी जो समझ में आ रहा है कुल मिलाकर, मनीष, मैं चाहती हूँ इसमें आप इन्वॉल्व हों। अभी हमने जितनी भी बातें सुनी हैं एक्सपर्ट से, और ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जब पाकिस्तान की सारी रणनीति को देखते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज उसकी अर्थव्यवस्था भी है, हम उसे भी नहीं नकार सकते। IMF UNSC में अपनी जगह बरकरार रखने के लिए, ग्रे लिस्ट से हटने के लिए, ये बताने के लिए जो प्रतिबंधित आतंकी हैं, जो अमेरिका की सूची में हैं और बाकी सुपर पावर देशों की सूची में हैं, उन्हें देखिए हमने पाकिस्तान से बाहर कर दिया, यानी तालिबान में वो पनाह दिलवाएगा और फिर अपनी इमेज को ठीक करेगा, फाइनेंशियल असेसमेंट वो लेगा, और वो उसी रणनीति के तहत काम कर रहा है और कश्मीर के खिलाफ अपना एजेंडा भी चलाएगा। ये बिल्कुल, देखिए पयोधी, जिस तरीके मेजर जनरल SP सिन्हा ने एक बड़ी बात कही कि पाकिस्तान से लश्कर और जैश के कैंप को अफगानिस्तान शिफ्ट किया जा रहा है। ये खबर हमने जी न्यूज़ पे दिखाई थी कि किस तरीके से ईस्टर्न और साउथ के एरिया में अफगानिस्तान के ये कैंप जा रहे हैं, और FATF की कार्रवाई से बचने के लिए पाकिस्तान की प्लानिंग है। अब इन्हीं आतंकियों को इस्तेमाल किया जाएगा कश्मीर में अटैक करने के लिए, और पाकिस्तान ये कहेगा हमारी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। दूसरी बड़ी बात कि मसूद अजहर और मुल्ला बरादर की मीटिंग के मायने क्या हैं? देखिए, तालिबान ने जो लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान फोर्सेस के खिलाफ, ये रिपोर्ट है कि करीब 8000 से ज्यादा जो पाकिस्तान बेस्ड जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर के आतंकी हैं, ये तालिबान के साथ गए थे अफगानिस्तान के अंदर। इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। मेन जो जैश के आतंकी थे, जो जैश के कमांडर्स थे, उन्होंने ऑपरेशनल रोल निभाया था। तालिबान एहसान के नीचे दबा हुआ है। और अब जो है ISI ने मीटिंग कराया, जैश चीफ मसूद अजहर मिला, उसने ये बताया कि देखो भाई, हमने आपके लिए काम किया था, अब पे बैक का टाइम आ गया है। यानी आप जो है अब अपने फाइटर को, जो आपके पास अमेरिकन वेपन आ गए हैं, इतने मॉडर्न वेपन से, उसको हमें दो और हम कश्मीर में और इंडिया सेंट्रिक ऑपरेशन करें, जैसा कि मीटिंग में बातचीत की गई है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा थ्रेट है। पाकिस्तान देखिए हमसे कहीं ना कहीं बहुत आगे की सोच रहा है, और ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी हमें समझने के लिए हमें उनकी जो प्लानिंग है उसको बहुत पहले से समझना होगा। फरवरी में उन्होंने सीज फायर किया, उनकी प्लानिंग देखिए भारत के साथ, तब भी हम समझ नहीं पाए, हमने तुरंत सीज फायर एग्रीमेंट किया।
क्योंकि उनको लगा कि अब अफगानिस्तान में उनको फोकस करना है। तो ये एक बड़ा सिनारियो है जिसे हमें चैलेंज लाना पड़ेगा। और ये जो आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, ये बहुत लिमिटेड ऑपरेशन है। आईएसआईएस खत्म नहीं हुआ है, जैसा हम बार बार कह रहे हैं। ये थ्रेट अफगानिस्तान के लिए भी है और सबसे बड़ा थ्रेट हमारे लिए है। ये टारगेटेड ऑपरेशन था। अशोक सज्जनार सर, 10 सेकंड में आपका एक लास्ट कमेंट चाहती हूं, क्योंकि ये बात ठीक है कि अगर ये एयर स्ट्राइक की गई है तो ये एक बहुत छोटा सा ऑपरेशन है और एक फुली टारगेटेड ऑपरेशन है। ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया, क्योंकि चैलेंज तो वही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं जो मेजर जनरल सिन्हा ने कहा है और मनीष ने कहा है, पूरी तरीके से मैं उनसे रखता हूं, एग्रीमेंट है मेरा, सहमति रखता हूं। देखिए, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को गिराया था आईएसकेपी के नंगरहार में, परंतु उससे भी वो उसका खात्मा नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक आदमी 2-4 आदमियों को मारने से खात्मा नहीं होगा। ये वाला बम विस्फोट जो किया है और सर, अभी हमें थोड़ा इंतजार भी करना होगा कि हमें और पूरा क्लैरिफिकेशन इस पर आ जाए, तो हमें देखेंगे कि वही जिस आईएसआईएस के प्लानर की बात की जा रही है टारगेट कर उसे मारने की, तो उस और ये क्लियर हो जाएगा अभी कुछ और समय बाद कि पेंटागन की तरफ से कि क्या पूरी स्ट्रैटेजी रही है इस एयर स्ट्राइक की। मैं माफी चाहती हूँ, मेरे पास समय कम था, लेकिन आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, इस मुद्दे को कितने सरलता से समझाया है। और भी कई सवाल थे, लेकिन लगातार जी न्यूज पर हम ये बड़ी कवरेज कर रहे हैं, तो आप लोग के साथ फिर जुड़ेंगे तो दर्शकों को और हम बातें बताएंगे। मनीष, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे इस एयर स्ट्राइक से जुड़ी हुई। फिलहाल सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.